The final panel discussion on hybrid classrooms and virtual learning, blending online and offline learning for the maximum impact. So are you guys ready for it? Let's call upon the final panelist on the stage. I request everyone, as I announce your name, please join us on the stage. We have Professor H.B. Patel, Registered and Director, UGC MMTTC, Central University of Gujarat, Gandhinagar. Yes, please. We can always have a clap for everyone out here. We have Mr. Gopal P. Bhuva, Chairman and Founder, Asiatic Institute of Science and Technology, Gondal. We have Mr. Vishal Tiwari, Vice President, Growth and Strategy, Narayan Business School, Ahmedabad. We have Professor Vijay Kumar Srivastava, Vice Chancellor, KN University, Ahmedabad. We have Professor R.B. Jadeja, Marwadi University, Rajkot. Dr. Parag Sanghvi, PP Sanghvi University, Surat. Dr. Pratesh Shukla, Registered, Trans-Sitard University, Ahmedabad. Dr. Dhruv Brahmbhatt, Registered, GLS University, Ahmedabad. So put your hands around for all of you, and thank you very much for joining us, and it's our pleasure having you all here at the panel. And with this, over to you, sir. Thank you. Thank you very much, and I express my sincere vote of thanks to organizing team to organize such a wonderful program where the galaxy of the learned people are assembled over here. तो बिफोर स्टार्टिंग द पैनल डिस्कशन यहाँ पर ट्राइलिंगुअली में बात करना चाहूँगा विद द परमिशन ऑफ द एंकर सर। तो एज वी नो कि डिबेट एक चल रही है काफ़ी लंबी, फेस टू फेस लर्निंग इज बेस्ट, ऑनलाइन लर्निंग या तो फिर मिक्स या कॉम्बिनेशन जिसे ब्लेंडेड लर्निंग भी हम कहते हैं। तो उसी को हम एनईपी के साथ भी जुड़ेंगे कि एनईपी के साथ उसे कैसा देखा जाता है। थोड़ा बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं कि इफ वी लुक एट दी एनईपी डॉक्यूमेंट एंड मैंडेट, तो वहाँ पर डिजिटल लर्निंग को प्रमोट करने का प्रयास किया गया है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ख्याल आता होगा कि वाई, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखते हुए मैं डिबेट को, पैनल डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगा। एक एग्जाम्पल ले लेते कि दूर दराज का एरिया है जहाँ पर जाना मुश्किल है और वहाँ पर मुझे फिजिकली कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तो इट विल टेक 20 years ऑफ टाइम एंड 1000 crores of rupees ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसके सामने मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पाता हूँ, 1 साल में खड़ा कर पाता हूँ और 100 करोड़ रुपीस में भी उसे खड़ा कर पाता हूँ। तो आप दोनों की कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि 1000 पैसे कलेक्ट हो जाए टैक्स से और 20 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए तब मैं बच्चों की पढ़ाई कर रहा हूँ, या इससे बेटर है कि मैं आज 100 करोड़ इन्वेस्ट करके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके जो दूर दराज ऐसे प्रदेश में रहने वाले जो लोग हैं, दोज पीपल लिविंग इन सच टाइप ऑफ द एरिया, शुड बी प्रोवाइड द एजुकेशन। दिस इज द पॉइंट। सो ओवर हियर विथ अस द पैनल मेंबर, और 3-4 बिंदु यहाँ पर आपके सामने रखना चाहता हूँ कि क्या बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है इन इम्प्लीमेंटिंग हाइब्रिड लर्निंग मॉडल, नंबर 1। नंबर 2, हाउ कैन इंस्टीट्यूशंस एंश्योर स्टूडेंट एंगेजमेंट, दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज, स्टूडेंट एंगेजमेंट इन वर्चुअल एनवायरनमेंट। थर्ड वन इज what infrastructure is required for effective hybrid classroom or hybrid teaching learning practice, and fourth important, how the assessment be adapted in hybrid learning, and what role do educators play in delivering blended learning experiences. And the next one is, how can the mandate of NEP 20 be achieved by adopting such type of learning environment, and what competence, हम लोग टीचर है काफी लोग,
जो पुराने जमाने के भी टीचर्स है, नए जमाने के भी है। नए जमाने के टीचर में इतनी समस्या नहीं है, पर पुराने जमाने के टीचर्स को क्या कॉम्पिटेंसी एडॉप्ट करनी पड़ेगी एंड एजुकेशन को रीडिफाइन करने के लिए, स्किलिंग को इन एजुकेशन करने के लिए, तो विकसित भारत या विकसित गुजरात का जो विजन को अचीव करने के लिए हाउ दिस हेल्प एआई और वी कैन से वर्चुअल लर्निंग। तो इन देश में प्रीतेश शुक्ला जी यहाँ पर उपस्थित है, तो प्रीतेश जी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपके विचार रखिए। Thank you, sir. Hello, everyone. I am Dr. Pritesh Shukla, Registrar representing Transtadia University, Ahmedabad. जैसे सर ने बताया, बहुत सर ने जो लास्ट बोला वहाँ से शुरू करता हूँ कि there are two ages are in the teaching. एक नए टीचर्स जहाँ पर एक्वेंटिस बहुत ईजी है टेक्नोलॉजी से, और एक थोड़े हमारे सीनियर टीचर्स जो आज भी कहीं जगह पर हमारे टीचर अभी भी टीचर है, उनके लिए। बट द गुड पॉइंट वाज कि अब हम सबको पता है कि एनईपी इज सजेस्टिंग अस to move forward with the blended board and it is impacting like anything. हमारे पास बहुत सारे डेटा है now, the either whatever age we are belong to, but the student are of Gen Z, तो Gen Z को हमें पढ़ाना है, और Gen Z को जब पढ़ाना है उनके लिए स्मार्टफोन एंड दिस आर मोर अडेप्टिव देन अ टेक्निकल और ट्रेडिशनल वे। सो ट्रेडिशनल वे को आगे बढ़ाते हैं, बट हाँ इसमें से सर मैं एक मुद्दे को जरूर लेना चाहूँगा वेरी ब्रीफली, एंगेजमेंट जो आपने बोला व्हिच इज मोर डिफिकल्ट। हम सबने कोरोना से स्टार्ट किया था, कोविड के टाइम पे वी स्टार्टेड विद दिस एंड वी ऑब्जर्व इट द वे वी वर टीचिंग इन द क्लासरूम व्हिच इज नोन एज अ ट्रेडिशनल गुरुकुल मेथड। वो जब हम ऑनलाइन अब पढ़ाते हैं द एक्सेप्टेंस इज लिटिल बिट लो बिकॉज स्टूडेंट को कुछ नया चाहिए। सो इन दैट केस द चैलेंजेस व्हिच आर फ्रंट ऑफ द फर्स्ट कम्स इज द एनवायरनमेंट, सेकंड इज द हाउ द रेडीनेस ऑफ द टीचर, थर्ड इज द इंफ्रास्ट्रक्चर, and likewise there are challenges but there are opportunity as well, and how to make it more and more interactive। तो उसके लिए सबसे पहले होना चाहिए हमारा intentionally design classes। the word I am using it, intensely design। हमें डिजाइन ही उस तरह से करना है कि this is made for online। यहाँ से जब शुरू होगा ना बाकी चीजें समझ आएंगी। To begin I will conclude here and then we'll proceed further। Thank you। गोपाल बुआ जी, रीडिफाइनिंग एजुकेशन, ये जो समिट है एजुकेशन लीडरशिप 2020-26, ये एरोकॉम मीडिया हाउस ने ये आयोजित किया है। पूरे गुजरात से अलग अलग इंस्टीट्यूट से मैनेजमेंट टीम को या मैनेजमेंट पर्सन को यहाँ पे बुला के, उसमें हेतु यह है कि रीडिफाइनिंग एजुकेशन एंड स्किलिंग फॉर ए विकसित गुजरात एंड विकसित भारत, उसका जो हिस्सा है उसके लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं, वर्चुअल लर्निंग के लिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन के ब्लेंडिंग के लिए। तो भारत में सबसे पहला वर्चुअल स्टूडेंट कौन था? सबसे पहला वर्चुअल स्टूडेंट था, कोई कह सकता है? एकलव्य। राइट, सबसे पहला वर्चुअल स्टूडेंट था एकलव्य, जिसने गुरु द्रोण से जो पाठ है वो डायरेक्ट सीखे नहीं थे, वो सिखाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन उसकी मूर्ति को सामने रख के उसके जो गुण है उसको याद करके उसने सबसे अच्छा धनुर्धरी बनने का संभवतः प्रयास किया और वो बन भी गया। तो ये हमारा कल्चर है, ये कुछ नया नहीं है, लेकिन हम उसको रीडिफाइन करना चाहते हैं। हमारा सब्जेक्ट यही है ना, इसलिए उसमें 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट उस तरीके से कि कंप्लीटली ऑफलाइन एजुकेशन जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता था अब तक, और कोरोना से पहले वही मतलब चल रहा था, मोटे तौर पे वही चल रहा था। थोड़े बहुत कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है या कोई स्कूल्स है वो एक क्लास बनाती थी और ऑनलाइन एजुकेशन देती थी, लेकिन दैट इज नॉट ट्रेडिशनल। अभी उसमें एक बेटा मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ, वो है वन वे ऑनलाइन टीचिंग, जो स्टूडियो में बनाया जाता है लेक्चर्स, वो लेक्चर्स को ऑनलाइन डिलीवरी होती है, उसको दिए जाती है, वो पढ़ते हैं और अपने आप के हिसाब से वो पढ़ते हैं, क्वेश्चनरी देखते हैं, फिर बुक्स उठाते हैं, वो खोलते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, ऐसे वन वे जैसे बोलते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स। और तीसरा मॉड्यूल जो अपडेटेड मॉड्यूल अभी हमको एडॉप्ट करना चाहिए विकसित भारत और विकसित गुजरात के लिए, वो है मल्टीपल हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है
हाइब्रिड होता है दोनों का मिक्सिंग। ऐसा मॉड्यूल जिसको हम हाइब्रिड करके अपग्रेडेड करके, जैसे इनोवा का हाइब्रिड मॉडल है, सभी गाड़ियां में हाइब्रिड मॉडल आते हैं, वो क्या है, तो उसकी जो रूटीन मॉडल है उसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी डाल के उसको ऐसा बनाते हैं जैसे कस्टमर और यूटिलाइजेशन बेस्ट हो जाए। तो हम स्टूडेंट्स को ऐसा कुछ दे सके, एजुकेशन ऐसा कुछ प्रोवाइड कर सके। हम इंस्टीट्यूट है, हम सभी यहाँ जो बैठे हैं, आप सभी जो बैठे हैं, वी आर इंस्टीट्यूट, वी आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू सोसाइटी। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको हमारा जो टीचिंग मेथड है उसमें ऐसा कुछ इम्प्रूव करना चाहिए कि जो जिसके पास हमें पहुंचाना है उसके पास बेस्ट पहुंचे, और बेस्ट पहुंचने के साथ साथ जहां नहीं पहुंच सकता वहां भी हम पहुंचा सकते। तो उसके लिए ये ड्यूअल मॉड्यूल जो है क्वेश्चनरी टाइप का, कि स्टूडेंट भी उसको पूछ सके, उसके मन में कुछ डाउट है तो जो एक्चुअल क्लासरूम में जो पढ़ रहे हैं वो पूछ सकते हैं। उसी तरह से जो वर्चुअल लर्निंग ले रहे हैं वो बच्चे भी, वो स्टूडेंट्स भी हमको कुछ पूछ सके, या हमारे जो क्लासरूम में चल रहा है वो लेक्चर्स को कुछ पूछ सके। ऐसा मॉड्यूल जैसे हमारे साथी पैनल डिस्कशन के जो सर है उसने बताया, उस तरीके से हमको डिजाइनिंग क्लासरूम ऐसे करना है, ड्यूअल मॉडल, जो ऑनलाइन टीचिंग भी प्रोवाइड हो सके, ऑफलाइन जो क्लास में है वो भी प्रोवाइड हो सके। और उसमें मेरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पटेल साहब ने भी बताया, कि जो ऐसे रिमोट सेंटर है जहाँ पे हम यूनिवर्सिटी नहीं ले जा सकते, हम कॉलेज नहीं ले जा सकते, वहाँ पे बच्चे हमको मतलब हमारे साथ जुड़ के वो टीचिंग ले सकते हैं। बॉर्डर पे कोई ऐसा सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे स्कूल कॉलेज अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ के बच्चे और वहाँ के स्टूडेंट वो भी हमसे टीचिंग ले सके। और जो हमारा मतलब सुरक्षा का जो दल है जो बॉर्डर पे काम कर रहा है, सोल्जर्स है, उसके अधिकारीगण है, हमें पीसी व्यास यहाँ पे बैठे थे वो भी आर्मी से थे, ऐसे जो सुरक्षा दल हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसको टेक्नोलॉजी पहुंचानी है, कोई मार्गदर्शन पहुंचाना है तो भी हम कर सकते हैं। ये सब तो है ही है, लेकिन हमारा अभी क्रक्स जो है, जो नीड है इंडिया की, वो है विकसित गुजरात एंड विकसित भारत। तो उसके लिए जरूरत क्या है, उसके लिए जरूरत है बच्चों को सिर्फ क्लासरूम में न पढ़ा के इंडस्ट्री में एक्चुअल वो जब जहाँ काम कर रहा है वहाँ उसके प्रश्नों का सॉल्यूशन देना। कोई बच्चा पढ़ के गया, समझ लो डिप्लोमा इंजीनियर होके गया, बीई होके गया, फिर वो इंडस्ट्री में गया, उसके बाद वहाँ पे वो जो प्रॉब्लम्स उसको आ रहे हैं, फेस हो रहे हैं, उसके सीनियर्स उसको सिखाएंगे, लेकिन वो प्रैक्टिकल मॉड्यूल पे सीखेंगे। उसको कुछ थियरिकल सॉल्यूशन चाहिए या रनिंग सॉल्यूशन चाहिए, तो वो ऑनलाइन हमसे जुड़ सके। वहाँ मशीन के पास खड़ा है या फिर कोई प्लांट के ऊपर खड़ा है, तो वहाँ खड़े खड़े हमसे बात करके पूछ सके, और वहाँ जो उसको प्रॉब्लम हुआ है उसका सॉल्यूशन हो सके। इसी तरीके से जब इंडस्ट्री के साथ लिंकअप हमारा होगा, इंस्टीट्यूट का लिंकअप इंडस्ट्री के साथ होगा, तभी ग्रोथ होगा। जापान आज टेक्नोलॉजी में सबसे आगे, दुनिया में उसका नाम है कि भाई टेक्नोलॉजी में सबसे लीडर कौन है, तो जापान का नाम सबसे पहले आता है। क्यों? जापान में वर्चुअल टेक्नोलॉजी, वर्चुअल टीचिंग 50% के ऊपर चल रहा है। वहाँ पे क्या, वो इंडस्ट्री वाला डायरेक्ट स्कूल कॉलेज से कनेक्टेड है, बीच का जो मतलब माध्यम है स्टूडेंट्स का, वो तो उसका पार्ट है, मतलब उसका जो एम्प्लॉय है और यहाँ का जो स्टूडेंट है वो उसके पार्ट है। कंपनी और इंस्टीट्यूट दोनों लिंकअप डायरेक्ट है, ऑनलाइन और वर्चुअल। वही मॉड्यूल और उसमें भी थोड़ा बहुत मतलब अपग्रेड करके हम डेवलप करेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डेवलप करेगी। हम गवर्नमेंट को प्रस्ताव देंगे कि भाई राजस्थान में ये जेएडीसी चल रही है, एमपी में ये जेएडीसी चल रही है, महाराष्ट्र में ये है, तो उसकी इंडस्ट्री को हमारे इसी इंस्टीट्यूट के साथ आप लिंकअप करो, वहाँ के एम्प्लॉय है और हमारे स्टूडेंट है, दोनों को मर्ज करो, और उसको हम वर्चुअल हम लर्निंग देंगे, थियोरिकल भी देंगे, प्रैक्टिकल को मिलेगा, तभी जाके जो टेक्नोलॉजी है उसका ग्रोथ होगा। टेक्नोलॉजी का ग्रोथ होगा, प्रोडक्शन हाई होगा, क्वालिटी वाला होगा और रीजनेबल भी होगा। रीजनेबल मतलब क्या है, जो देश के बाहर मिल रहा है उससे सस्ता हम बना सकेंगे। और भारत का जो यूथ है, गुजरात का जो यूथ है, वो ऑलवेज लीडरशिप करने में माहिर है, उसको सिर्फ दिशा दिखाने की जरूरत है, उसको मार्गदर्शन देने की जरूरत है। तो इसी तरह इसी बात से विकसित गुजरात बनेगा, विकसित गुजरात बनेगा तो विकसित भारत भी बनेगा। तो हमको पहले गुजरात को ऊपर उठाना है और उसके बाद गुजरात के जो मॉडल है उसको अदर स्टेट फॉलो करेंगे और विकसित भारत का जो हमारा स्वप्न है उसके ऊपर हम आगे चल सकेंगे और रियल अर्थ में पूरे विश्व की लीडरशिप हम कर सकेंगे। और उसका ये पहलू, उसका फर्स्ट जो सेल, बॉडी का जो सेल होता है ना, बराबर सेल से ही बॉडी बनती है, उसका फर्स्ट सेल है ब्लेंडिंग ऑफ एजुकेशन
by the way of virtual learning, offline and online classroom टेक्नोलॉजी से वो हो सकता है, उसका ये फर्स्ट सेल है। क्या कहते हैं आप? सही बात है ना? तो हमको ये जो शरीर का पहला कोर्स होता है, पहला अंग होता है, उसी तरह से ये वर्चुअल और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास का, दोनों टीचिंग मेथड का ब्लेंडिंग करके हम पूरे इसको फैला के हम विकसित गुजरात तक जा सकते हैं और विकसित भारत तक जा सकते हैं आगे। थैंक यू। गोपाल जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हाउ टू टेक द स्टेट एंड नेशन अहेड एंड हाउ टू रीच द मैक्सिमम पीपल, व्हाट कुड बी द पॉसिबल सॉल्यूशन एंड हाउ द स्किलिंग इज इम्पोर्टेंट। नाउ विशाल तिवारी जी से मैं निवेदन करूंगा कि हाइब्रिड लर्निंग पर वो अपने विचार रखें। थैंक यू सर। सबसे पहले तो एडोकॉम के साथ साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा फॉर स्टेइंग विद अस एंड बिकॉज आप लोग सब हैं तो हम भी यहाँ पे वी आर एबल टू से समथिंग एंड इसी को कनेक्ट करते हुए कहता हूँ कि अगर ये शायद ऑनलाइन होता तो वी वुड हैव बीन लेफ्ट विथ नन। सो दैट्स व्हाट ब्रिंग्स माय फाउंडेशन की ब्लेंडिंग कब कहाँ कैसे, हाइब्रिड इज द न्यू वे ऑफ कोर्स, लेकिन the real insight is when, how, we have to understand, that's the first thing. Technology हमेशा एक enabler रहा है, you know, it helps people to achieve their tasks. It is never the task itself. So technology हमेशा आपको आपका काम करने के लिए better support करती है and so hybrid learning में दो aspect है, one is quality and one is quantity. So one kind of conversation could be that technology in general will help you to reach larger audience and help you to cover the larger people जो शायद एक remote area पे कोई पहाड़ी इलाके में है और वहाँ पे कोई पढ़ाना चाहता है but resources accessible नहीं है, so virtual is the best way, is a good way to have that learning. And the another aspect is the quality aspect, and when I say hybrid today it is not about कि online classes चल रही है offline classes चल रही है, it's about all the technologies। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, एक technology है तो सामने we are able to see the timings, you know, कैमरा है तो वी आर एबल टू कनेक्ट एंड जो नहीं आ पाए दे कैन ऑल्सो probably have it or they can have it. So they are connecting the rest of the people. I will focus on with two examples of how we can improve the quality through hybrid education. And I can proudly say that Narayana Business School, we are 100% digital and almost 40% AI integrated, you know, campus and curriculum, right from the point you enter to the campus to the point you become an alumni. सारी चीजें डिजिटल एंड ऑटोमेटेड है और उससे एक माइंडसेट बिल्ड होता है बच्चे का कि हमें कोई भी चीज को काम करना है तो कैसे करना है। तो उसका दो एग्जांपल देता हूँ एंड एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ जिससे कि हम रिलेट कर पाए कि हाइब्रिड का इम्पैक्ट कैसे होगा एंड अगेन ये इनेबलमेंट करने के लिए है। सो आई टेक फर्स्ट एग्जांपल ऑफ माय क्लासरूम। सो एग्जांपल इन आवर क्लासरूम वी हैव अ स्मार्ट ICT device which kind of one makes the entire screen interactive digital, but होता क्या है कि जैसे ही क्लासरूम में सेशन हो रहा है, सेशन डिलीवर होता है तो प्रोजेक्टर इट ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड्स द बैटरी इज गोइंग फॉर बोथ द माइक्स, चेक कर लीजिएगा। तो जैसे ही क्लासरूम में सेशन होता है क्लासरूम सेशन ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है, ऑटोमेटिकली उसके चैप्टराइजेशन हो जाते हैं। यू नो, जैसे फैकल्टी क्लासरूम में एंटर हुआ उनका एक प्री लोडेड सॉफ्टवेयर होता है जिसके ऊपर उनके चैप्टर्स डिलीवर हो गए। जैसे वो चैप्टर खत्म, जैसे वो क्लास खत्म हुआ, ऑटोमेटिकली द क्लासेस गेट डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स एंड स्टूडेंट को उनके क्लाउड प्लेटफॉर्म पे अगर वो एब्सेंट रहे हैं तो दे कैन इमीडिएटली एक्सेस दैट क्लासरूम, राइट। एंड स्टूडेंट के लिए भी इमेजिन एक कैमरा से अगर आप दिखाना चाह रहे हो बोर्ड को और वर्चुअली बैठे हुए बच्चे को दिखाना चाह रहे हो, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, जो कोविड में काफी लोगों को प्रॉब्लम आई थी। बट व्हेन यू हैव अ स्मार्ट टेक्नोलॉजी डिवाइस लाइक दिस, थ्रू प्रोजेक्शन द व्हाइट बोर्ड इज बीइंग मेड। सो टेक्निकली पेन से कोई नहीं लिख रहा है, स्मार्ट पेन से लिख रहे हैं, तो थ्रू प्रोजेक्शन आप बोर्ड के ऊपर जो भी लिख रहे हैं दैट इज ऑल्सो बीइंग showed as a white marker, whiteboard to the students, so that they can easily zoom in, zoom out and understand the content, and the content is being created simultaneously to your offline classes. न कि मैं एक अलग से एक स्टूडियो रूम में रिकॉर्डिंग कर करके उस सेशन को बना रहा हूँ, एंड वो स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट को रिवाइज भी करना है तो दे कैन गो एंड इमीडिएटली गो एंड रिविजिट दैट। अभी उसके साथ स्मार्ट डिवाइसेस, वी आर टॉकिंग टू सम टेक्नोलॉजी पार्टनर
सीसीटीवीज ऑलरेडी लगे हैं, उन सीसीटीवीज को क्या वो स्मार्ट बना सकते हैं कि वो ऑटोमेटिकली अटेंडेंस कैप्चर करके ऑटोमेटिकली ईआरपी पुश कर दे। मेरे टीचर को 10 मिनट क्यों अटेंडेंस लेने के लिए टाइम स्पेंड करना पड़े, यू नो। सो दैट्स अनदर काइंड ऑफ इंप्लीमेंटेशन विद द डिजिटल ऑलरेडी है, बट उसमें एआई आ गया है, बिकॉज फेशियल रिकग्निशन ऑलरेडी है। उसको एक कमांड दे दिया कि 30 मिनट्स अगर स्टूडेंट क्लास में बैठा हुआ है तो ऑटोमेटिकली उसकी अटेंडेंस मार्क करनी है, वरना उसे नहीं बैठी है। तो ये जो प्लेजरिज्म वाला है, बच्चा कभी किसी का अटेंडेंस लगा देता है तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड इवन टीचर के पास वो कोई नहीं जाएगा कि सर मैम प्लीज अटेंडेंस लगा दो मेरी। Why they have to do this conversation? It has to be quality oriented. अगर आप क्लास में आए हैं तो आप आए हैं, नहीं आए तो नहीं आए, और नहीं आए तो कोई बात नहीं। अगर आपको रिवाइज करना है तो you can go back and revise from there. So I'm solving the problem of all the stakeholders and not just one. That's one example. Second example मैं placement preparation के point of view से बताता हूँ। So होता क्या है कि आज के ज़माने में careers are very vibrant and careers are very diverse. So student आता है और वो expect करता है कि faculty, we are a B school, right? So PGDM and MBA programs are only there. So students expect a lot of guidance and mentorship from the faculties, and like all of us agree that careers have evolved so much, इतना ज़्यादा career option है कि expect करना कि हर एक faculty को हर एक career के बारे में right guidance की knowledge and expertise हो, that's too much to expect from one person. Fortunately, because we have AI, we integrated a layer of digital and AI before the mentorship. So हमारा एक mentorship program होता है जिसमें हर faculty 30 students को mentor करते हैं for their career. Now when I bring a platform which has an AI capabilities, I give strength to the student कि जहाँ पे वो खुद अपनी career mapping, example मैं कोई X company के लिए prepare करना चाह रहा हूँ, तो मैं उस AI platform एक AI coach के साथ मैं खुद discuss करके अपने resume का feedback पूरा comprehensive report create कर सकता हूँ. I can upload my resume and take a mock interview. I can select a company job description that was floated to me. I can take a mock interview, prepare a report I get a report out of that entire conversation, and then I present it to my faculty कि देखो मैम, मैंने ये जॉब आई थी, इस जॉब के लिए मैंने एक AI कोच के साथ ये पूरा प्रिपेयर किया है. I have got this feedback कि मेरे ये aspects अच्छे हैं और ये मेरे aspects नहीं अच्छे. Now the teacher has more specific inputs to give rather than in general. So my faculties are more empowered to coach the student through data. Otherwise, aspiration careers के point of view में कहा जाता है, you don't get what you aspire to, you get what you deliver for. So aspiration से सिर्फ काम नहीं होता है, आप उसको check कैसे कर रहे हो, क्या आप right set of questions answer कर रहे हो. So now AI is helping me and my faculty to have a right transparency. ऐसे बहुत सारे examples हैं जहाँ पे digital, offline, online, everything combined एक right output create करता है. Like some of us started, knowledge is not just about learning is not about knowledge transfer. आज इसीलिए वो replaceable होता जा रहा है और लोगों को लग रहा है कि एजुकेशन कम हो जाएगा या नो इट इज इन डेंजर. बट अगर आप देखें कि हाउ लर्निंग हैपेंस, नॉलेज तो ट्रांसफर हो ही रही है, बट इट्स द एनर्जी. Whenever we speak in this hall, there is an energy, there is a vibe that gets transferred from one person to another person. इस चीज का रिप्लेसमेंट नहीं है. और अगर आपको एग्जांपल के तरीके से डाउनफॉल ऑफ एडटेक जायंट्स इज एन एग्जांपल. वो भी एक एग्जांपल है जहां पे कोलैबोरेट करना चाहिए था और कम्पीट किया. तो अगर हम अभी भी ये सोचेंगे कि हम वर्चुअल ऑनलाइन एमबीए लॉन्च करके मैं सोचूं कि आई विल बी सॉल्विंग एन एमबीए प्रॉब्लम, नो, that is not a problem. That can be a solution to a lot of people who cannot executive education के लिए, maybe it can be a solution. But अगर मैं career और base बनाना चाह रहा हूँ किसी का for those who do not have any experience, I don't think so. It's the only way to look at it. We should have to have a look at a hybrid solution. That's my submission for the entire thing. That कोई भी चीज को copy paste model नहीं काम करेगा. We have to think कि हम किसको cater कर रहे हैं, किस audience को cater कर रहे हैं, और बिल्कुल यूटिलाइज करना चाहिए डिजिटल एंड एआई टेक्नोलॉजीज को काम आसान करने के लिए. दैट्स माय सबमिशन फॉर द एंटायर कन्वर्सेशन. थैंक यू. थैंक यू सर. आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हाउ द टेक्नोलॉजी विल बी हेल्पिंग हैंड टू अस, एंड वी हैव टू सी द नीड ऑफ द डाइवर्स ग्रुप एंड डाइवर्स पीपल, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू गो अहेड. थैंक यू वेरी मच. नाउ वी हैव द ध्रुव जी from the GLS University. So first of all, thank you all of you who are present here.
I really appreciate the efforts. I think this is the last panel, if I'm not wrong. So I am all with you. And I constantly see the people are really influenced from the online one because you all, I think my observation stands like that. The online information influence you a lot. Because right now if you see, all of you maybe have a phone on hands. Again, why? It was because we are been tinkering, some information would come from the phone. So again, this is one of the things that we really be here. First of all, let us understand how the ecosystem of online learning, how the hybrid system, what are the participants, what are the key stakeholders of this online hybrid system and learning that is being there. Let us understand we are living into the unprecedented year or a decade where technology is being transforming day by day. Whatsoever the student is going to be learned today may be obsolete tomorrow. So how we can make first of all the skill-based learning where the syllabus would come, the understanding of teacher would come, first is that. And of course our Honorable Prime Minister states that we live into the technology's decade. That is called TACAD word that has been given. Where we're transforming lives day by day. You'll see lots of AI tools, AI ML tools have been introducing and replacing lots of jobs. Again, so many students have asked me, sir, how we can be grown and how we can say accelerate and compete ourselves into this technology. Just recently I have seen outside where Claude, there's one company Claude who is replacing so many things, doing a task of 20 minutes of one day, 8 people can be replaced with the Claude. You enter one code and prompt them, prepare one PPT for this entire, I think today's event, they'll prepare in a 1 minute. So again, you live into the technology. How it is can be used is up to our hand. Furthermore, about the skill orientation and come into the hybrid schools learning, hybrid online learning, of course, is I think primary object of today's understanding. Initially it was, student has been opt for their IQs, intelligent quotients. And what do you mean by intelligent quotient? In normal way, if you see any kind of a computational exam, you take CAT, CMAT everywhere. How it works? It works on a time-based machine. How quickly you solve the one problem, that is called IQ. How quickly you come up with the logical reasoning, you come up with your contact, everything. Then we come up with the EQ, emotional quotient, where how you empathize people, how you understand person. And I think right now, everybody have IQ. I have seen. IQ is right now being there, I believe so. We live in a Gen Z, I think one of the people says Gen Z. Very intelligent, very sharp, very rational. Very up to the mark, very upfront, very confident on their thoughts. You should admire all these thoughts rather than you can say making a complaint of it. Why? Maybe I think I just give it to my topic. Why some of the teachers are complaining that sir, this is Gen Z, I cannot compete with it. Why you are being confused? You know, because they have information at their fingertip. They ask a question to you. Why should I enter into class? If you see right now, if I'm asking certain educational institution here right now, the attendance ratio, we've been forced to tell them that 70% if the name exam. Then they're going to come. Why it happens? Because they're asking a question. Why should I invest 1 hour in one lecture? What is ROI? This kind of rationality that they have, and we need to answer them. So, going back to my topic, EQ more powerful, more impactful, emotional quotient. We require this. We need to nurture child for this. Then we have SQ, situational quotient. How quickly he solves the problem through different elements. Then we have CQ, creative quotient. I think creativity requires every disciplines, if I'm not wrong. It may be a medical also, we require creativity. How we can solve certain problems in a very creative and in admired manner, in positive manner. And last one, I think it is DQ. I think that is not been introduced yet. What do you mean by DQ, by the way? It is called digital quotient. How good you are in your technology. Say for example, right now if I give you one exercise, okay, tell me something about AIML, what is the future of AIML, what all you are going to do? Going to go and Google, ask Gemini, ask AIML, the answer would come. This is the way it goes. I'll give you a more better version of this. If I know, say for example, there is a more better version of Claude, if I am not wrong, there is called Boost, there is called Bold. We are only dependent on Gemini and ChatGPT only, if I am not wrong. We are not knowing other tools. If
I know other tools, I can bang on that. Say for example, I want to create financial modeling of stock market, today's stock market financial modeling. How can I go like that? So there is a tool that can solve the problem. So if you know that tool, your digital quotient is more powerful. And today's company, backed my words, are need of this kind of a people who know technology, who know tools really good manner, who can implement the tools in a really good manner. So being education institution right now, be more focused on implementation part. Say for example, I come from the background of marketing and management. Everybody is doing 4 P's of marketing. They are knowing, student is knowing 4 P's of marketing, but when it is used in actual world, if you know that, how it used, then and then they will sit in your lecture. Furthermore, if you can give you a live exercise, live project on that, you go into the one industry, say for example, you go in TCS and tell them, this is the marketing team, tell me how they are doing. And they are showing this is the way we are going. Again, furthermore, it means that the pedagogical concepts are being changing. Earlier it was, we need to control the student, now we need to connect the student. Then the changing phrases that comes. Ultimately, we are transforming. Now talking about online and hybrid classroom, we are very proud to say that GLS University has been offering 25 plus program under 10 departments, and just recently we got accredited with NAC A plus with highest CGPA in the state of Gujarat in general disciplines. So because of that, we have been UGC entitled to offer online programs. So there are different categories again. Now role of government, as I say, really congratulate UGC and Government of India to introduce NEP. Dr. Kasturi Rangan, who is the ex-chairman of ISRO, who drafted this and implemented NEP 2020, now understand the ex-ISRO chairman who created this NEP. The vision behind it is really powerful. 3 basic of NEP is that liberty, multidisciplinary and flexibility. On these 3 pillars, higher education has been built up right now. So talking about hybrid, gives you flexibility of course. Okay. This is because it's the last 5th one. I believe 5th one. Again, technology always required this kind of things also. That's fine. No problem. NEP. What is the basic understanding of online learning to increase the GER? Of course, gross enrollment ratio of the country has to be increased through this online program. Why? Now try to understand. Now tell you the very beneficial point of it. To be very precisely, those who are working into the corporates and want to uplift their skills and want a certain gain into the career, they are only bachelors, they can do online masters with their things. Best way to do online thing is this. You can do your masters through online, gain certain skills, uplift your career. Again, challenges into this online learning. You will see STEM. Maybe you will go, law cannot be learned online, this is not permitted yet, if I am not wrong. Medical is not permitted online, it's not been yet come. So many things. Design, AICT approved, maybe engineering courses are not given degrees. You can have value-added courses in your curriculum. Value-added means, say for example, I have a curriculum, one program is totally online, I can add that is fine. But I cannot give a degree, I cannot give anything. Because there is a constraint. Why? Because we are not into that era where whole technology will teach you and learn you in 4 years and give you all the skills. So utmost as an institution what we can do? We need to humanize technology. I think if you see the last AI summit which is held in Delhi, what was the topic, do you know? The topic was humanizing AI ML. That was the topic. And on that topic they understood that how technology can make a human friendly. And on that topic we go for that. Talking about hybrid classroom, we've been in university right now having around 72 plus 100 plus classrooms who are smart classrooms. PTZ camera is been there. What is PTZ camera? Following the motion, I can do hybrid learning. Anywhere, any student who sit under the world can see me as an institution, who can see the educator over there.
We have been 3 tie-ups, by the way. What is again a good thing about hybrid learning, by the way? It is not all about you can cross culture, or you can say crossing the nations within one step. You can also deliver a session. Somebody who is expert in Australia or somebody is in the UK can give a session to us also. So I think university has been tied up with 3 basic countries, UK, Canada and Australia, UTS, LBU and Seneca, where all this expertise comes from the university right now. So you can say breaking the barriers kind of a things. But to be very precise and frank, to initiate hybrid learning, you need to prepare yourself. As an institution, ecosystem required a lot. Maybe 1 GB internet, smart classroom devices, future-ready lectures, animated lectures, LMS systems, everything. Because today, if you are entering into online, this generation do not have patience. They change the mindset in 5 seconds of reels. Now try to understand. Now to facilitate them, they not be patient at all. If somebody is, say for example, a live session is going on and the internet is not working, it's going wrong, they end the lecture. They'll not wait for you. They'll go. So what it means as an education institution, we need to develop a very robust infrastructure. First is that. Second, develop and train the faculties. Now if you see very orthodox and conventional faculties, mindset has been like that. If you see any faculty right now, earlier it was like that, I know this subject, I know this, and I know 4 lectures, that's it. Yeah, just sorry for that. So we right now, just my submission is going, how can you train your subjects, experts? We follow T skills, by the way. T skill, it means what? Your horizontal line would be subject expertise and your vertical line would be digital expertise. That is called T-skill infrastructure. That is going to be entered maybe in the future also. Ultimately, this I want to conclude because time is not permitting me to go further. What are we ready? First of all, we need to ask one question. Are we ready for this hybrid learning, online learning? Our students are ready for that. I think students are ready. But are we ready with all these challenges? If answer is yes, then we go on. इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो पाएगी if it is not like that. If somebody lives in Sri Lanka and learn from me, really good. So really again, also appreciate all the learning comes from all the expertise. Really been a good time to hear. Thank you. थैंक यू ध्रुव जी, टाइम अभी होने को आया है, तो लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स थैंक्स करने से पहले मैं गोपाल जी से कहूँगा। हम यहाँ अच्छी बात हम ऑनलाइन एजुकेशन के लिए और वर्चुअल एजुकेशन के लिए की, उसमें प्रैक्टिकली मोटे तौर पे 3-4 समस्या है। वो समस्या में सबके तरफ से सबके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आप उस समस्या को लिखो और वो लिख करके उसका जो सॉल्यूशन आपके दिमाग में है, हमारे दिमाग में है, आपके दिमाग में, वो ये आर्डोर एजुकेशन कॉम जो ये फेलिसिटेट कर रहा है प्रोग्राम, उसको हम भेजेंगे मेल के जरिए या फिर कुछ ही व्हाट्सएप कनेक्शन के जरिए, और फिर उसका कंक्लूजन निकाल के फिर सभी संस्था को वो कोऑर्डिनेट करेंगे। सबका सुझाव उसमें आ जाता है। वो प्रैक्टिकली क्या है, वी कांट कंपेल द स्टूडेंट फॉर द डिसिप्लिन इन दिस वर्चुअल लर्निंग पैटर्न। हम वर्चुअल लर्निंग पैटर्न में स्टूडेंट को डिसिप्लिन में कंपेल नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना चाहिए, वो अपने अपने सुझाव लिख के देना है। फिर दूसरी बात, हम जो बात कर रहे हैं वो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी रूरल सेक्टर में कम है या नहीं भी है, तो जहाँ पे इंटरनेट, क्योंकि उसके बगैर ये हम जो सोच रहे हैं वो पॉसिबल ही नहीं है। इंटरनेट नहीं है तो कुछ भी नहीं है, वो वहाँ नहीं हम सोच सकते। तो उसके सोल्यूशन के लिए हमको क्या करना चाहिए ताकि रिमोट एरिया में भी हमारा टीचिंग पैटर्न जा सके। तो वो भी हमको सॉल्यूशन करके हमारे दिमाग में जो भी प्रश्न आते, उत्तर आते हो, ये जो ऑर्गेनाइजर है उसको देना है। और तीसरी बात ये है कि भाई इंटरेस्ट, स्टूडेंट का इंटरेस्ट और एग्जामिनेशन, हम ऑनलाइन टीचिंग दे सकते हैं, स्टूडेंट को प्रश्न भी पूछ सकते हैं, लेकिन क्लासरूम में जो सब हमारे सामने बैठे तब वो अटेंशन में होते हैं और उसको सब देख रहे होते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन में तो वो अपने मतलब बेड पे बैठ के भी टीचिंग ले सकता है, तो वो इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा, उसका फोकस नहीं होगा,
उसके मतलब क्वेश्चनरी हमको मिलेंगे, हम उसका रिप्लाई भी कर देंगे, लेकिन उसकी जो रियल में हम एग्जाम्स लेते हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स है, उसमें तो चोरी की भी संभावना है। क्लासरूम में जो एग्जाम ली जाती है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उसको रोकने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमारी तरफ से हमको सुझाव देना है। और लास्ट थिंग ये है, सबसे बड़ा चैलेंज, कि हम जो ऑनलाइन एजुकेशन उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी मतलब रिमार्केबल ऑथेंटिसिटी हम किस तरीके से प्रूव करेंगे। जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती है, क्लासरूम में एग्जाम लेती है, फिर मार्क्स बनते हैं, मार्कशीट बनती है, हमको पता चलता है कि भाई ये बच्चा इतना IQ वाला, इतना टैलेंटेड है, एक उसको मिलता है सर्टिफिकेट। तो ऑनलाइन लिया उसने, ऑनलाइन एग्जाम भी दिया, ठीक है, उसको हमने पढ़ाया, एग्जामिनेशन भी लिया, कुछ भी किया, लेकिन उसको ऑथोराइजेशन पूरे भारत सरकार और गुजरात सरकार या फिर आउट ऑफ मतलब कंट्री जाए तो किस तरीके से हम दे पाएंगे, ये एक बात है, वो भी सबको मिलके ये ऑर्गेनाइजर को बतानी है। फिर उसका कंक्लूजन जो भी बनता है वो सबको कम्युनिकेट करिए, उसमें से हम लोग कुछ रास्ता निकालेंगे, इसको आगे ले जाकर विकसित गुजरात और विकसित भारत को प्रमोट करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच पैनलिस्ट। तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही, मैं उसको समाप्त करूँ, टाइम बहुत ही कम है। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें तैयार हो रहे हैं, नंबर 1 हाउ टू इंटीग्रेट, नंबर 2, नंबर 3 एक्सपर्ट ने जैसे बताया कि हिंदी में कहे तो टेक्नोलॉजी के गुलाम हमें नहीं बने, हमारा गुलाम टेक्नोलॉजी होना चाहिए, मीन्स इट विल बी हेल्पिंग हैंड। सर ने बताया कि कैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्री प्लानिंग की जानी चाहिए, रूरल एरिया में हम कैसे पहुंच जाएंगे, बहुत सारे बिंदु पे बात हुई। सर ने बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज किया कि जो डिजिटल हम टीचिंग कर रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। तो UGC ने 40% ऑफ करिकुलम कुड बी टॉट इन द डिजिटल वे, तो ये परमिशन दी गई, उसका एडवांटेज ले सकते हैं, नंबर 1। अब बात आती है ऑथेंटिसिटी की, व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग इन द करिकुलम एंड व्हेन यू कंडक्ट द एग्जामिनेशन इन व्हाटएवर फॉर्मेट, the marks and mark sheet will be uploaded on ABC portal. When it will be on ABC portal, then authenticity will be there. सबसे लास्ट में एक छोटी सी बात रख के मैं कंक्लूड करता हूँ। बहुत सारे टीचर को सर हमेशा चिंता रहती है, टीचर के लिए सभी लोग टीचर हैं, इसलिए थोड़ा बोलते ज़्यादा, टाइम ज़्यादा हो गया, माफ करिएगा। टीचर क्या कि टीचर को हमेशा चिंता रहती है कि सर ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करेंगे तो हमारा काम ही नहीं रहेगा, और मैनेजमेंट ये चाहती है मैक्सिमम टेक्नोलॉजी जल्दी काम हो जाए। तो यहाँ पर जो टीचर कम्युनिटी बैठी है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? हम सोचना शुरू करें, हजारों साल पहले जब टीचिंग हुई थी तो ओरल टीचिंग हुई थी, हमें राइट और रॉन्ग, फिर किसी ने पन्नों पे लिखना शुरू किया, पत्थर पे लिखना शुरू किया, तो उसी जमाने के जो टीचर थे उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगे कि लोग पत्थर पे लिखते हैं और पेड़ पे लिखते हो, पढ़ाई हो जाएगी, हमारा क्या होगा। फिर भी टीचर का अस्तित्व रहा। धीरे धीरे जाते कागज आए तो फिर वो टीचर को लगा, फिर एसोसिएशन बनाए, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगे, हमारा क्या होगा। कागज की पढ़ाई से भी टीचर तो वहीं का वहीं रहा। फिर आगे जाते जाते जो मीडिया वाले यहाँ पर बैठे हैं, OHP कुछ आया था, लगा दीजिए प्रोजेक्टर पे दिखा दीजिए, फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद होगा। फिर कंप्यूटर आए, कंप्यूटर के बाद टैबलेट आए, अब पूरा वर्चुअल क्लासरूम है, EI आएगा। इतना याद रखिए कि चाहे जो भी आ जाए टीचर का अस्तित्व रहेगा। तो कोई ऐसे बहुत विद्वान लोग कहते हैं नहीं शुरू कर दो, कैसे रहेगा? सुनिए कि मान लीजिए कि रोल टीचर का चेंज होता है, EI सब कुछ कर देगा, सब कुछ कर देगा, पर एक सोचिए शांत दिमाग से कि EI सब कुछ कर देगा, उसका फीडिंग करने वाला कोई बंदा है, राइट हो लोग, वो कहीं ना कहीं का तो या तो टेक्नोक्रेट है या तो टीचर है। और मान लीजिए मैंने सब कुछ फीड कर दिया है, सर आप समझते हो ना, और एक लड़का और लड़की क्लास में बैठे, किसी ने यूं कर दिया और लड़की कहते सारे में मैंने चोट क्यों खड़े हो, अब मुझे बताइए EI क्या करेगा। सो टीचर इंटरवेंशन इज देयर, either this format or that format, so टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना है, उसे डरने की जरूरत नहीं है। With this word, thank you very much, जय हिंद जय भारत। चलिए थैंक यू। तो फिर हम भी आप ही सबके लिए यही कहते हैं कि टीचर्स जिंदाबाद, जिंदाबाद। डेफिनेटली, ऑलराइट। एंड विद दिस
from traditional classrooms to digital platforms and towards hybrid learning environments. It is clear that the future of education lies in balance, adaptability and innovation. So a huge round of applause for all our speakers and the panelists, and I request Chandan sir to please felicitate them. We have Professor H.B. Patel, Registered and Director, UGC MMTTC, Central University of Gujarat, Gandhinagar. Mr. Gopal Bhai P. Dua, Chairman and Founder, Asiatic Institute of Science and Technology, Gondal. Mr. Vishal Tiwari, Vice President, Growth and Strategy, Narayana Business School, Ahmedabad. Dr. Pritesh Shukla, Registered, Transdika University, Ahmedabad. Dr. Dhruv Brahmbhatt, Registered, GLS University, Ahmedabad. Let's have the group photograph, please. Flaunting your certificates.